हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आपके लिए यहाँ पर मैथ मिनी मॉक टेस्ट लाया गया है जिनमें आपके 5 प्रश्न होंगे। इन 5 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, सीबीटी2, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, ग्रुप डी, बिहार सीजीएल, सीटीडी या फिर अन्य कई सरकारी एग्जाम में आपके इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन 5 प्रश्नों को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आप परीक्षाओं के लिए कितने तैयार है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि 133 और 112 महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि इन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए हमें जो है क्या करना होता है, इन दो संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इन दो संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लेंगे। जो अंतर होगा या तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ही एचसीएफ होगा या फिर जो अंतर आएगा उसका एक फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक होगा। तो इन दो संख्याओं का डिफरेंस यानी कि अंतर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 133 माइनस क्या करेंगे 112, तो आपका कितना आ जाएगा 13 और 8 21, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया 21। तो क्या 21 से 133 को डिवाइड करने पर क्या पूरी तरीके से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब 21 का फैक्टर देखेंगे। तो 21 का फैक्टर क्या होता है, 7 होता है। 7 जो है क्या है, 21 का एक फैक्टर है। क्या है, 7 जो है 21 का एक फैक्टर है। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, 7 से क्या इन दो संख्या पूरी तरीके से विभाजित होती है। अगर विभाजित होती है तो इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से भाग देकर देख लेंगे तो 7 आपका 6 बचेगा, तो 7 नंबर 63 यानी कि 19 बार में आपका चला जाता है। फिर यहां पर देखेंगे 7 4 बचेगा, आपका 7 छक 42 हो जाएगा, यानी कि यहां पर हमें मिल जाता है कि 7 से ये दोनों संख्या क्या हो रही है, कट रही है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, तो 7 यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल पूरी तरीके से सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर दिया गया क्वेश्चन में कि यदि दो बेलनों के आयतन का अनुपात यानी कि दो सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया गया, 4:1 है। फिर बोला गया कि यदि तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है, यानी कि उस सिलेंडर का हाइट का रेशियो कितना है, 1:4 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बेलन के आयतन का फॉर्मूला यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, किसी भी सिलेंडर के यानी कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां पर जो है दोनों बेलनों का आयतन का अनुपात कितना दिया गया, 4:1 दिया गया है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ऊंचाई का वैल्यू पुट करेंगे और यहां पर आयतनों का अनुपात उसके बराबर लिखेंगे, तो आपका त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा। जैसे कि पहले वाले बेलन का जो है आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर हमें निकालना है यानी कि आर स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे, एच यानी कि ऊंचाई जो है पहले वाले सिलेंडर यानी कि पहले वाले बेलन का जो है कितने यूनिट है, तो यहाँ पर 1 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एच का मान इंटू 1 कर देंगे। फिर जो है ये आपका क्या हो गया, पहले वाले जो है बेलन हो गया, बेलन का आयतन हो गया। नीचे क्या करेंगे, दूसरे वाले बेलन, यहाँ पर जो है पाई हो जाएगा, इसे हम लोग R1 मान लेते हैं। नीचे जो है सेकेंड वाली जो है सिलेंडर यानी कि बेलन है उसको क्या मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि यहाँ पर जो है दूसरे बेलन का ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया गया, तो 4 दिया गया। अनुपात में दूसरे बेलन का ऊंचाई कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो ऊपर आपका क्या हो गया, पुराने वाले बेलन यानी कि पहले वाले जो है बेलन का यहाँ पर जो है आयतन है, और नीचे जो है आपका क्या है, दूसरे वाले बेलन का आयतन है, और दोनों का अनुपात कितना दिया गया, 4:1, यानी कि इसे हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट
कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर पाई से पाई जो है आपका क्या हुआ, चला गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, r1 स्क्वायर बटा नीचे में r2 स्क्वायर। 4 आपका क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 बटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, यानी कि ये जो स्क्वायर हटाकर क्या हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि r1 बटा r2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो जब होल स्क्वायर को इधर से हटाकर इधर लाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। यानी कि आपका r1 बटा r2 कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। और अंडर रूट 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है। यानी कि r1 बटा r2 कितना आ गया, 4 बटा 1 आ गया। यानी कि उनका रेशियो कितना हो जाएगा दोनों त्रिज्या का, 4:1, यानी कि 4:1 होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पूरी तरीके से सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब किसी नंबर यानी कि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का यानी कि वह संख्या खुद का जो है कितना प्रतिशत हो जाता है, 116% हो जाता है। तो आपसे पूछी जा रही है कि वह संख्या क्या होगी। अगर उसमें 20 जोड़कर 116% हो जाता है खुद की संख्या का, तो वह संख्या का निश्चित वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जो कोई भी संख्या खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो जब उसमें 20 यानी कि 20 जोड़ा गया तो वह संख्या कितनी हो गई, 116% हो गई। यानी कि प्रतिशत में वृद्धि कितना हो गया, 100% से 116% हो गए। यानी कि वृद्धि कितना हो गया, 16% हो गया। और यहाँ पर जो है नंबर में कितने वृद्धि हो गई, 20 हो गए। यानी कि 16% का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए, क्योंकि पूछा जा रहा कि वह वास्तविक संख्या क्या थी। यानी कि वास्तविक संख्या 100% थी, तो हमें क्या चाहिए, 100% का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर 4 से काट लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 4 चक 16 आपका हो जाएगा। इधर आपका कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, 100% का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे तो आपका 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो 25 100 का कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 25 125। यानी कि पूरे 100% का वैल्यू आपका कितना आ गया, 125 आ गया। कितना आ गया, 125। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पूरी तरीके से सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने 300 रुपये के 100 सेब खरीदे। क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 300 रुपये के कितने सेब खरीदे, 100 सेब खरीदे। फिर बोला गया कि उनमें से 4 सेब जो है क्या हुए, सड़ गए। उसने जो है खरीदे कितने थे, 100 सेब खरीदे थे, उसमें से 4 सेब सड़ गए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शेष सेब को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया तो कुल लाभ कितना होगा रुपये में। तो हमें क्या निकालना होगा कि उसने जो है कुल सेब, बचे हुए सेब कितने रुपये में बेचे। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फिर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो उसके टोटल जो है उसके पास कितने सेब थे, 100 सेब थे। कितने सेब थे, 100 सेब थे। उसमें से 4 सेब सड़ गए, यानी कि बचे कितने सेब, 100 में से 4 सेब सड़ गए, यानी कि 96 सेब बच गए। लेकिन उसे बेचा अब किस में जा रहा है, प्रति दर्जन में बेचा जा रहा है। कितने रुपए प्रति दर्जन में, 50 रुपये प्रति दर्जन में। तो हमें 96 सेब को क्या करना होगा, दर्जन में चेंज करना होगा। 96 सेब को हम लोग क्या करेंगे, दर्जन में चेंज करेंगे। तो एक दर्जन में कितने सेब, तो 12 सेब। तो 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक दर्जन, मतलब कि दर्जन की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दर्जन की संख्या आ जाएगी। तो 12 को जब 96 से भाग करेंगे तो कितना दर्जन आ जाएगा, 8 दर्जन आ जाएगा। यानी कि बचे हुए सेब कितने हैं, 8 दर्जन बचे हुए सेब है। और एक दर्जन का मूल्य अगर 50 रुपये है तो 8 दर्जन का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 50 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा कि कुल जो है बचे हुए सेब को कितने रुपए में बेचा गया। तो 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, उस पर 1 शून्य, यानी कि कुल मिलाकर उसे कितना में बेचा गया,
400 रुपये में बेचा गया। तो आपसे पूछा क्या गया, प्रॉफिट पूछा गया। तो यहाँ पर जो है बचे हुए सेब को 400 रुपये में उसने बेच दिया और उसने जो है कुल सेब को खरीदा कितने में था, 300 रुपये में खरीदा था। यानी कि 300 रुपये में उसने सेब खरीदा था सारे, और वो बचे हुए सेब को कितने में बेच दिया, सारा 400 रुपये में बेच दिया। तो माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ निकल जाएगा। तो लाभ आपका कितना हुआ, 400 माइनस 300 यानी कि 100 रुपये का क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ हुआ है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आती है। यानी कि कोई कार है, किसी निश्चित दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है और उसी निश्चित दूरी को क्या होती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरी यात्रा की औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस तरीके के जब एक निश्चित दूरी जाती है और एक निश्चित दूरी वापस आती है और आपसे पूछ लिया जाए कि औसत गति क्या है, तो इसे निकालने के लिए यानी कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू V1 इंटू V2 बटा आपका क्या हो जाता है, V1 प्लस V2 हो जाता है। यानी कि 2 इंटू V1 आपका क्या हो गया, पहली स्पीड यानी कि पहला गति, V2 आपका क्या हो गया, सेकेंड स्पीड यानी कि दूसरी गति। यानी कि 2 गुना पहली गति इंटू दूसरी गति बटा दोनों गति का जो है क्या हो जाता है, योग हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों गतियों का योग हो जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सारा वैल्यू जो है गति का वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 इंटू V1 यानी कि पहली गति कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर 70 पुट करेंगे। दूसरी गति कितनी है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि V2 कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे 30 पुट कर देंगे। और नीचे क्या करना है, दोनों जो है दोनों चाल है उनका क्या करना है, योग लिखना है। तो दोनों का चाल का योग यानी 70 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा। हल करेंगे यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 शून्य 1 शून्य यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। तो आपका कितना आ गया, 7 या 21 दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया आपका, स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति आ गई है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।